अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे सालार जंग रिफॉर्म्स। लास्ट वीडियो में हमने सालार जंग की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में देखा था, उनका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था और उनको दीवान का मकाम कैसा मिला वगैरह। आज हम देखेंगे सालार जंग के रिफॉर्म्स क्या थे। तो चलिए शुरू करते हैं। बुक निकालिए, तेलंगाना मूवमेंट स्टेट फॉर्मेशन, पेज नंबर 64, सालार जंग रिफॉर्म्स डिफरेंट फेजेस। Salar Jung, who made a number of reforms for 3 decades, classified them into 3 phases. जो सालार जंग है उन्होंने अपने रिफॉर्म्स को 3 दहाइयों में पेश किया था, यानी कि 30 साल तक उन्होंने अपने रिफॉर्म्स पेश किए थे, 1853 से 1883 तक। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था। तो जो इनके रिफॉर्म्स है जो 3 दहाइयों तक बनाए गए थे, उन रिफॉर्म्स को अच्छी तरह समझने के लिए 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। वो क्या है, चलिए हम देखते हैं। दे आर फर्स्ट 1857 to 1864, द फर्स्ट फेज ऑफ रिफॉर्म्स। फर्स्ट फेज क्या है रिफॉर्म का, 1857 से 1864 तक। ड्यूरिंग दिस पीरियड रिफॉर्म्स वर स्लो। इस पीरियड में होने वाले जो भी रिफॉर्म्स थे वो बहुत ही स्लो थे। He tried to endear himself to the British rulers first and then to have a firm grip over the entire administrative system. शुरुआत में जो है सालार जंग जो ब्रिटिश रूलर्स थे उनके चहीते बनकर जो भी काम कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, जो भी एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इंतज़ामी जो भी निज़ाम है, वो अपने हाथ में ले लिया। नेक्स्ट सेकेंड रिफॉर्म यानी कि सेकेंड फेज ऑफ रिफॉर्म 1864 से 1880 तक, द सेकेंड फेज ऑफ रिफॉर्म्स। ड्यूरिंग दिस पीरियड द रिफॉर्म्स वर इम्प्लीमेंटेड स्विफ्टली एंड मेटिकुलसली। जो सेकेंड फेज के रिफॉर्म्स थे यानी कि जो दूसरा मरहला था वो कब से कब तक था, 1864 से 1880 तक। और इस मरहले में जो रिफॉर्म्स लाए गए थे वो बहुत ही बारीक बीनी के साथ और एकदम फुर्तीले तौर पर इम्प्लीमेंट किए गए थे। नेक्स्ट देखिए थर्ड 1880 to 1883, द थर्ड फेज ऑफ रिफॉर्म्स। थर्ड फेज कब तक था, 1880 से 1883 तक था। ड्यूरिंग दिस पीरियड विद द एक्टिव सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ सिक्स्थ निज़ाम मीर महबूब अली खान एंड द ब्रिटिशर्स, ऑल द रिफॉर्म्स वर कैरिड आउट। जो लास्ट फेज था यानी कि थर्ड फेज 1880 से 1883 तक, इसमें जो सालार जंग थे उनका सपोर्ट किसने किया, सिक्स्थ निज़ाम। सिक्स्थ निज़ाम कौन है, निज़ाम मीर महबूब अली खान, और साथ ही साथ जो उस दौर के ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भी सालार जंग के रिफॉर्म्स में मदद की। इस तरह से बेहतरीन तरीके से वो रिफॉर्म्स अमल में आए। द रिफॉर्म्स मेड बाई सालार जंग में बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। अब जो सालार जंग के रिफॉर्म्स थे कितने फेजेस में थे वो तो हमने देख लिया, लेकिन जो वो रिफॉर्म्स आए थे उनका असल मकसद क्या था, कौन से उमूर को बेहतर बनाने के लिए रिफॉर्म्स लेकर आए गए थे, उसका तफसीली जायजा हम लेंगे। तो देखिए फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। पहला कौन सा है, जो भी इंतज़ामी इस्लाहात थे वो वाला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। सालार जंग who wished to bring major reforms in the administration which was in total of disarray divided the state of Nizam into 5 सूबास and 17 districts। सालार जंग जो थे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में क्या तब्दीली लाई। सब में पहले उन्होंने क्या किया, जो निज़ाम स्टेट था उसको 5 सूबों में डिवाइड किया और साथ ही साथ 7 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया। कितने, 5 सूबे और 17 डिस्ट्रिक्ट, 17 अजला में। These districts were divided into तालुकास and each तालुक had governing officer with a सूबेदार to each सूबा। अव्वल तालुकादार यानी कि कलेक्टर टू डिस्ट्रिक्ट एंड तहसीलदार टू तालुका। ही बिल्ट स्पेशल ऑफिस टू देम एंड अपॉइंटेड सफिशिएंट स्टाफ। सब में पहले क्या किया गया, 5 सूबों और 17 डिस्ट्रिक्ट में निज़ाम स्टेट को डिवाइड किया गया और हर डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया गया तालुका में, और उनके इंतज़ामी उमूर को संभालने के लिए कुछ ऑफिसर्स को भी मुकर्रर किया गया था, जैसा कि सूबेदार, सूबे के तौर पर, मतलब एक सूबे को संभालने के लिए सूबेदार, और अव्वल तालुकदार यानी कि जैसा कलेक्टर होता है डिस्ट्रिक्ट का, उस तरह से डिस्ट्रिक्ट को संभालने के लिए अव्वल तालुकादार, और तहसीलदार जो एक तालुका को संभालेगा उसे तहसीलदार। अब ये सब काम के लिए ऑफिसर्स तो चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, स्पेशल ऑफिसर्स बनाए और साथ ही साथ जो भी स्टाफ मेंबर्स थे उन लोगों को भी अरेंज किया यानी कि अपॉइंट किया। द नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज इन अ डिस्ट्रिक्ट वॉज लिमिटेड। दीवान और प्राइम मिनिस्टर वॉज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन।
जो भी अहदेदार थे जिनका भी तकर्रुर किया गया था वो मतलब लिमिटेड थे, चुनिंदा थे, और साथ ही साथ जो दीवान यानी कि प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे जो थे ऑब्वियसली सालार जंग, वो सिर्फ एक ही हेड हुआ करते थे तमाम एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के। सालार जंग अपॉइंटेड youngsters as ministers and established a board called Majlis-e-Malguzari to protect तालुकदार सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन 1865। 1865 में सालार जंग ने क्या किया, जो भी तालुकदार सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यानी कि उसको बचाने के लिए जो भी यंगस्टर्स थे यानी कि जो भी नौजवान थे उनको मिनिस्टर्स के तौर पर चुना और एक बोर्ड बनाया और उस बोर्ड का नाम रखा मजलिस-ए मालगुजारी। क्या था उस बोर्ड का नाम? मजलिस-ए मालगुजारी। और किसको एज अ मिनिस्टर्स अपॉइंट किया गया था? यंगस्टर्स को। ये कब हुआ था? 1865 में। In 1868, he constituted Sadarul Mahat and appointed 4 ministers and allotted portfolios like police, law, revenue to the first 3 ministers. The 4th minister was given portfolio of social welfare, education, health and local bodies. These ministers work under the central government guidelines. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? 1865 में तो क्या किया गया, यंगस्टर्स को मिनिस्टर के तौर पर चुन के एक बोर्ड बनाई गई जिसे मजलिस-ए मालगुजारी कहा गया। लेकिन फिर उसके बाद में 1868 में क्या हुआ, सदरुल महात करके 4 मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया गया, जिसमें पहले के जो 3 मिनिस्टर्स थे उनको पोर्टफोलियोज दिए गए, जैसा कि पुलिस या फिर लॉ और रेवेन्यू, ये पहले 3 मिनिस्टर्स को दिए गए। और जो चौथा मिनिस्टर बनाया गया उसमें पोर्टफोलियो दिया गया सोशल वेलफेयर, एजुकेशन, हेल्थ, लोकल बॉडीज वगैरह। और इन तमाम मिनिस्टर्स को किसके अंडर काम करना पड़ता था? सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी गाइडलाइंस देती थी उनके अंडर काम करना पड़ता था। The Prime Minister Salar Jung appointed Sayyid Hussain Bilgirami as his personal secretary। देखिए ये इम्पोर्टेंट है। सालार जंग जो प्राइम मिनिस्टर थे उस दौर के, प्राइम मिनिस्टर मतलब दीवान, किसके? निज़ाम हुक्मरानों के दीवान। तो उन्होंने क्या किया, सैयद हुसैन बिलगिरामी को उनका पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर चुना, who also worked as the principal secretary to the government from 1876 to 1883, that is till the last death of Salar Jung. The British office was under his control. Salar Jung established 14 officers to regularize administration in the state of Nizam. सालार जंग ने जो सैयद हुसैन बिलगिरामी को अपना पर्सनल सेक्रेटरी चुना था, उन्होंने कब तक खिदमत अंजाम दिए? सालार जंग की डेथ तक, यानी कि उनकी आखिरी सांस तक पर्सनल सेक्रेटरी कौन थे? सैयद हुसैन बिलगिरामी थे, यानी कि 1876 से 1883 तक। जो ब्रिटिश के ऑफिस भी हुआ करते थे वो भी इन्हीं के कंट्रोल में थे। और साथ ही साथ सालार जंग ने क्या किया, 14 ऑफिसर्स को मुंतखब किया ताकि जो भी निज़ाम स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रेगुलराइज किया जा सके। ये क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो सालार जंग के ज़रिए बनाया गया था, यानी कि रिफॉर्म सालार जंग के ज़रिए लाए गए थे निज़ाम स्टेट को बेहतर बनाने के लिए। अब हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर कैसा था। Administrative procedure. The administration of the state of Nizam was completely under the control of Salar Jung. ये तो हमको पता है कि जो भी निज़ाम स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन था वो कम्प्लीटली किसके अंडर था? सालार जंग के अंडर था। उन्होंने ही तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कंट्रोल किया हुआ था। He was also called as the दीवान और रेजेंट। सालार जंग को क्या कहा जाता था? दीवान भी कहा जाता था और रेजेंट यानी कि नायब रियासत, जो भी मतलब हेड होता है उस तरह। जिस तरह हम कहते हैं नाजिम या फिर नाजिमा, मतलब जो भी हेड होते हैं, उसी तरह सालार जंग को भी दीवान या फिर रेजेंट कहा जाता था उस दौर में। In 1880 he brought out many reforms in the administration। 1880 के सन में उन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन इस्लाहात लेकर आए। The deputy prime minister was the British resident। Salar Jung sought advice from the finance minister and other 4 potential important departments for an effective administration. Salar Jung decentralized administration into 14 departments. They were
रेवेन्यू डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, फिनेंस डिपार्टमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, पोस्टल डिपार्टमेंट, रेलवे टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, सरफ़े ख़ास लैंड डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट, एजुकेशनल डिपार्टमेंट। जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था वो ब्रिटिश का था। सालार जंग ने क्या किया, जो भी 4 मिनिस्टर्स पहले बनाए थे उनसे एडवाइस ली और इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट को डिवाइड किया। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था तो सालार जंग ने उसको क्या किया, डिसेंट्रलाइज कर दिया, यानी कि एक नहीं बल्कि अब कितने होंगे, 14 डिपार्टमेंट्स होंगे। तो वो 14 डिपार्टमेंट्स क्या है, अभी हमने नाम पढ़े थे। Among above mentioned 14 departments, 7 departments were governed by ministers named after Sadarul Miham, and these portfolios were revenue, police, law, education, health, public works and municipalities. जो 14 डिपार्टमेंट्स हमने अभी नाम पढ़े थे उनमें से जो 7 डिपार्टमेंट्स थे वो मिनिस्टर्स को दिए गए थे और उन मिनिस्टर्स को क्या कहकर पुकारा जाता था, सदरुल मीहाम। सदरुल मीहाम, क्लियर? के अंदर कौन कौन से पोर्टफोलियोज थे, रेवेन्यू था, पुलिस, लॉ, एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक वर्क्स एंड म्युनिसिपैलिटीज, ये तमाम 7 मिनिस्टर्स को दिए गए थे जिन्हें कहा जाता था सदरुल मीहाम। दे रिपोर्टेड एवरीथिंग टू द प्राइम मिनिस्टर थ्रू द सेक्रेटरीज। अब ये जो सदरुल मीहाम बनाया गया था उनका काम क्या था, जो भी रिपोर्ट्स है वो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाना। किसके ज़रिए पहुंचाना, सेक्रेटरीज के ज़रिए पहुंचाना। Along with these ministers, a deputy minister called as Semi Sadarul Miham played a key role in collecting taxes. अब जो सदरुल मीहाम थे वो तो बड़े मिनिस्टर्स थे, अब उनके अंडर डिप्यूटी मिनिस्टर्स भी काम करते थे जिन्हें कहा जाता था सेमी सदरुल मीहाम। इन्होंने भी जो टैक्स कलेक्शन होता था, यानी कि जो महसूल वसूल किया जाता था, उनमें अहम रोल अदा करते थे सेमी सदरुल मीहाम। क्लियर? क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर के अंदर, जो सालार जंग थे उन्होंने 1880 में बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आए, यानी कि इस्लाहात, यानी कि जो भी इंतज़ामी उमूर था उसको बेहतर बनाने के लिए जो भी सरगर्मियाँ अंजाम देनी चाहिए वो सब सालार जंग ने लेकर आया था। तो अब उसके बाद में सालार जंग ने क्या किया, जो भी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया, डिसेंट्रलाइज कर दिया और क्या किया, 14 डिपार्टमेंट्स में उसको डिवाइड कर दिया। और जो 14 डिपार्टमेंट्स थे उनमें से 7 डिपार्टमेंट्स में क्या किया, मिनिस्टर्स को रखा और उस मिनिस्टर्स को क्या नाम दिया, सदरुल मीहाम। तो जो सदरुल मीहाम थे उनका काम क्या था, जो भी वो लोग काम कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट लाकर प्राइम मिनिस्टर को देना। प्राइम मिनिस्टर कौन थे, यानी कि जो दीवान है उसी को प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे, सालार जंग थे, सालार जंग को लाकर देना। तो अब इसमें कौन मदद करते थे, सेक्रेटरीज मदद करते थे। अब इसके बाद में जो मिनिस्टर्स थे उनके अंडर क्या थे, डिप्यूटी मिनिस्टर्स भी हुआ करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, सेमी सदरुल मीहाम। क्लियर? वो क्या करते थे, टैक्स कलेक्शन करते थे, यानी कि जो महसूल होता था उसे लेते थे लोगों से। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। सालार जंग के दौर में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या थे। The financial position of the Nizam state was in a pathetic condition when Salar Jung came to power. The economic policies taken during the governance of his predecessors like Chandulal, who served as the former prime minister, ruined the state treasure. So Salar Jung took various reforms in minimizing the expenditure and found the sources to enrich the state treasury. जब सालार जंग को एज अ दीवान चुना गया था तो उस वक्त जो रियासत की माली हालत थी वो बहुत ही बेकार थी, यानी कि काबिल रहम हालत हो चुकी थी, क्योंकि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थे वो संभालते थे चंदूलाल, जो सालार जंग से पहले वहाँ पर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम करते थे। तो उन्होंने क्या किया, जो भी रियासती ख़जाना था उसको बेहद ही बर्बाद कर दिया था। तो सालार जंग ने क्या किया, उस रियासती ख़जाने को फिर से मालामाल करने के लिए या फिर बेहतर बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे पॉलिसीज़ या फिर रिफॉर्म्स लेकर आए और उन्होंने क्या किया, जो भी खर्च होता था उसको कम से कमतर कर दिया ताकि जो भी रियासती ख़जाना है वो खामखा बर्बाद ना हो। Salar Jung removed 100 employees and cancelled their posts as they did not have any work. सालार जंग ने क्या किया, जो काम नहीं कर रहे थे वैसे एम्प्लॉयज़ जो कि 100 थे उनको निकाल दिया। Those employees tried to attack Salar Jung in a rage, but Salar Jung acted firm and continued reforms for a better state.
गुस्से में जो एम्प्लॉयज़ को निकाला गया था उन लोगों ने सालार जंग पे हमला करने की भी कोशिश की, लेकिन सालार जंग डरे नहीं और उन्होंने अपने जो इस्लाही सरगर्मियाँ थी उसको वैसे ही बरकरार रखा ताकि रियासत को बेहतर से बेहतरीन बनाया जा सके। As there was no threat to the Nizam state from the rulers of Maratha and Mysore, he reduced the number of Nizam state soldiers. जो मराठा और मैसूर के हुक्मरान थे उन हुक्मरानों से निज़ाम हुक्मरानों को कुछ भी डर या खौफ ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सालार जंग ने क्या किया, जो सिपाही थे यानी जंग लड़ने के लिए जो भी जंगजू वगैरह उनको क्या किया, कम कर दिया, क्योंकि जो भी मराठवाड़ा और मैसूर के हुक्मरान थे अब उनसे कोई डर नहीं था। He decreased financial deficit, keeping the British army in a view, and got released the Nizam's ornaments, diamonds and lands which were mortgaged. सालार जंग ने क्या किया, जो भी ब्रिटिश आर्मी थी उसको नज़र में रखते हुए इन्होंने क्या किया, जो भी माली खसारा हुआ करता था उसको कम से कम तर कर दिया और जो भी हीरे जवाहरात या फिर जो भी लैंड ज़मीनात रहन में रखे गए थे उसको रिलीज़ करवा लिया। In 1857, the Sepoys revolted. The British government was serious against the Sepoy mutiny, but the people of the Nizam state forced Salar Jung to support the mutiny. But Salar Jung moved in his own way, opposing the Sepoy mutiny, and sent Maulvi Alauddin to Andamans, who was against the British government. 1857 में क्या हुआ आप सभी को पता है, सिपाही म्यूटिनी यानी कि रिवॉल्ट हुआ था। जो भी सिपाही थे उन लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी पहली मर्तबा। क्योंकि जो भी वो लोग गन यूज़ करते थे उसके अंदर गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिससे जो भी उनके मजहबी अकायद है उनको चोट पहुंच रही थी, हिंदूज़ के भी और मुस्लिम्स के भी। तो उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर आवाज़ उठाई गई थी कब, 1857 में। तो वो बहुत बड़ा रिवॉल्ट हो गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हुआ था। तो उस दौरान जो निज़ाम स्टेट के जो अवाम थे वो चाहते थे कि सालार जंग सपोर्ट करे जो भी सिपाहीस है यानी सिपाही है उनको, लेकिन सालार जंग ने क्या किया, उसका अपोज़ किया। सालार जंग ने सिपाहियों की कोई भी मदद नहीं की। हालांकि जो निज़ाम स्टेट थे उसकी आवाम चाहती थी कि वो किसका सपोर्ट करे, सिपाहियों का सपोर्ट करे, लेकिन सालार जंग ने कोई सपोर्ट नहीं दिखाया बल्कि उसकी मुखालिफत की। कैसे मुखालिफत की देखिए, उन्होंने क्या किया, मौलवी अलाउद्दीन को अंडमान की जेल में भेज दिया। मौलवी अलाउद्दीन ब्रिटिश के अगेंस्ट थे। तो मौलवी अलाउद्दीन कौन थे उसके बारे में एक नज़र देख लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मौलवी अलाउद्दीन है उनका असल नाम था सैयद अलाउद्दीन हैदर और ये मक्का मस्जिद के इमाम के तौर पर काम करते थे। और इन्होंने क्या किया था, जो ये सिपाही म्यूटिनी जो पढ़ा हमने 1857 की जो बगावत थी, उस वक्त 17 जुलाई 1857 को इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर गुस्से में आकर जो ब्रिटिश रेसिडेंसी है हैदराबाद में अंग्रेज़ों की, उस पर हमला कर दिया था। तो इस वजह से उन्हें क्या किया गया, अंडमान भेज दिया गया। अंडमान निकोबार में एक सेलुलर जेल है जिसे काला पानी के नाम से भी वो मशहूर है, तो वहाँ भेज दिया गया। और एक बात इम्पॉर्टेंट इनके बारे में ये है कि इनको फर्स्ट प्रिजनर टू बी डिपोर्टेड टू सेलुलर जेल, यानी कि पहले कैदी जिसको सेलुलर जेल, काला पानी की जो जेल है अंडमान निकोबार में, वहाँ भेजा गया था, उसके नाम से भी जाना जाता है। किनको, मौलवी अलाउद्दीन को। मौलवी अलाउद्दीन को वो पहले शख्स है जिन्हें सेलुलर जेल में कैदी के तौर पर भेजा गया था। कब, 1857 की जो सिपाही म्यूटिनी यानी जो बगावत हुई थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, सिपाहियों ने जो बगावत की थी, उस सिलसिले में इन्हें जेल भेजा गया था। British army killed Turrebaz Khan as he attacked the British residency in Hyderabad. Salar Jung extended his cooperation to the British, and the Britishers were satisfied with his activities and released Raichur, Usmanabad, which were occupied by the British in 1853. तो जिस तरह मौलवी अलाउद्दीन ने ब्रिटिश रेसिडेंसी पे हमला किया था, ठीक उसी तरह तुर्रेबाज खान ने भी ब्रिटिश रेसिडेंसी पे हमला कर दिया था। तो ब्रिटिश आर्मी ने तुर्रेबाज खान को मार डाला। इसके बावजूद भी जो सालार जंग थे उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया और उनको कोऑपरेट किया। इससे ब्रिटिशर्स खुश हो गए। खुश होकर ब्रिटिशर्स ने रायचूर, उस्मानाबाद, ये जो एरिया था ब्रिटिशर्स के कब्ज़े में था। 1853 में उन्होंने इसे ऑक्युपाई कर लिया था, लेकिन इसको उन्होंने रिलीज़ कर दिया खुश होकर।
द ब्रिटिश ऑल्सो कैंसल निज़ाम ड्यू ऑफ रस 50 lakhs। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो निज़ाम का कर्ज था 50 लाख का, उसको भी कैंसिल कर दिया, माफ़ कर दिया। विद सच एक्टिविटीज़ एंड फेवर्स टू द ब्रिटिश निज़ाम फाइनेंशियल पोजीशन स्टेबलाइज्ड। इस तरह के एक्टिविटीज़ जैसे कि फेवर करना ब्रिटिशर्स को, उसकी वजह से क्या हुआ, निज़ाम के जो फाइनेंशियल कंडीशंस थे वो स्टेबलाइज्ड हो गए, यानी कि मुस्तकिम हो गए। द फिफ्थ निज़ाम अफजलुद्दौला रिसीव्ड स्टार ऑफ इंडिया अवार्ड एज ही हेल्प द ब्रिटिश इन सप्रेसिंग द सिपॉय म्यूटिनी। जो 5वें निज़ाम थे अफजलुद्दौला, उनको अवार्ड दिया गया स्टार ऑफ इंडिया का। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी, जो सिपॉय म्यूटिनी हुई थी उसको दबाने के लिए। क्लियर? तो हमने क्या क्या देखा, सालार जंग के रिफॉर्म्स कितने फेजेस में आए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर क्या था, फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैसे थे निज़ाम के पीरियड में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रेवेन्यू रिफॉर्म्स कैसे थे जो सालार जंग ने लेकर आए थे।